आप मेंटल डिसऑर्डर के लिए दवाइयाँ तो लेते हैं, या आपके फैमिली में किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और साइकेट्रिस्ट जो हैं उनका काम यही होता है कि जब कोई पेशेंट उन्हें मेंटल डिसऑर्डर के लिए कंसल्ट करता है तो उसे वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये दवाइयाँ जो हैं ये ब्रेन के अंदर केमिकल के लेवल को बैलेंस में लाती हैं। मतलब कहा यह जाता है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। अब दिमाग के कुछ हिस्से हैं जो कि हमारी थिंकिंग को, इमोशंस को, हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। उन हिस्सों में अगर केमिकल्स ठीक ठाक फ्लो करते रहें, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में अगर केमिकल का प्रोडक्शन होता रहे तो एक पर्सन स्वस्थ रहेगा। पर अगर केमिकल के लेवल कम हो जाएं या बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, या केमिकल का फ्लो ठीक से ना हो, या दिमाग का कोई एक हिस्सा ठीक से किसी वजह से फंक्शन ना कर पाए, तो इस वजह से ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये दवाइयां जो हैं इनमें क्लेम किया जाता है कि ये दिमाग के उन हिस्सों में जाके जहां से बीमारी आ रही है वहां केमिकल के बैलेंस को ठीक करेंगी और एक पर्सन जो है वो ठीक हो जाएगा। पर सभी दवाइयां सभी लोगों में बराबर असर नहीं लाती। कुछ दवाइयां ज्यादातर लोगों में फेल हो जाती हैं तो कुछ दवाइयां कुछ ही लोगों में फेल होती हैं। मोटे तौर पर किसी भी बीमारी के लिए करीब 20 से 40% पेशेंट्स को ही पूरी तरह से फायदा दिया जा सकता है। इनफैक्ट जो रिसर्च भी होते हैं, जो कि हजारों लाखों लोगों पर की गई रिसर्चेज होती हैं, जिनमें कि लोगों को दवाइयां दी जाती हैं और देखा जाता है कि ये लोग कितने इंप्रूव हुए, रिसर्च ऐसा बताते हैं कि कुछ ही दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे ज्यादातर लोगों को लाभ आता है। और रिसर्चर्स में और डॉक्टर्स में ये मानी हुई बात है कि ये दवाइयां जो हैं ये ब्रेन के उन एक्यूरेट एरियाज में जाकर टारगेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है। तो दिमाग के अलग अलग हिस्से बीमारी ला रहे हैं, पर ये जो केमिकल है दिमाग के कुछ ही हिस्सों में जा रहा है, या ये दिमाग को एक हद तक ठीक कर रहा है और बीमारी जो है वो कई वजहों से है। उन सारे कारणों को ये दवाइयां नहीं मिटा पाती। इस वजह से सभी लोगों पर ये दवाइयां असर नहीं करती। दवाइयां जब बनाई जाती हैं तो इसमें यही क्लेम किया जाता है, या ये प्रोमिसेस होते हैं कि अगर एक पेशेंट को ये बीमारी होगी, मान लीजिए ओसीडी की बीमारी डिटेक्ट हुई, तो इस ओसीडी के पेशेंट के दिमाग में एक सेरोटोनिन या डोपामिन के लेवल में गड़बड़ी पाई जाएगी। तो अगर इस पेशेंट को सेरोटोनिन की या डोपामिन को बढ़ाने की अगर दवा दे दी जाए तो इसके सिम्टम्स कम हो जाने चाहिए। पर बहुत सारे पेशेंट ओसीडी के इन दवाओं से ना के बराबर फायदा ले पाते हैं, और कुछ लोगों को ये थोड़ी बहुत तो असर कर जाती है पर पूरी तरह से असर नहीं करती। पर वहीं 20-30% पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ दवाओं से ही पूरा ओसीडी चला जाता है। तो क्योंकि लोगों की ब्रेन केमिस्ट्री अलग अलग तरह की होती है, ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लोगों के अपने पास्ट के लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं, लोगों के बिलीफ स्ट्रक्चर्स बहुत अलग होते हैं, इस वजह से दवाइयां एक लिमिट तक ही लोगों को फायदा दे पाती हैं। और इन दवाओं के काम करने में लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों के बिलीव्स, उनके एक्सपीरियंसेस, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है दवाओं के असर को बढ़ाने या कम करने में। मतलब अगर किसी पेशेंट के मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट नहीं करते, बहुत गहरे में उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज को आसानी से मेंटेन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो मैक्सिमम मामलों में ये लोग दवाओं से भी ठीक हो जाएंगे। पर वहीं जिन लोगों में नेगेटिव बिलीफ्स बहुत ज्यादा हैं, अपने को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, अपने बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी रखते हैं, अपने बारे में नेगेटिव परसेप्शंस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस में उन्होंने बहुत से दुख देखे हैं, लाइफ के अनुभवों ने उनको बहुत चोट पहुंचाई है, घर के माहौल या बाहर के कोई माहौल है जो उन्होंने बहुत बुरा देखा है, जिसकी वजह से लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से उनकी ब्रेन केमिस्ट्री के साथ साथ उनकी सोच में, उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसकी वजह से ये दवाइयां काम नहीं कर पाती। तो देखने में साफ आता है कि लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनके केमिकल फैक्टर्स पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स के लेवल को हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर्स असर डालते हैं। इनफैक्ट हमारे बिहेवियर्स और हमारी थिंकिंग जो है वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और ब्रेन के बीच जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं उनको भी बदलने का दम रखते हैं। पर यहां एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि पिछले करीब 60-70 सालों में जब से ये ज्यादातर साइकेट्रिक दवाइयां मार्केट में आई हैं, और साथ ही साइकोथेरेपीज को भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाने लगा है। वैसे तो साइकोथेरेपीज पिछले करीब 100-150 साल से मौजूद हैं, पर इनका एक्टिव यूज लोगों के मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में 1950-60 के दशक से ही देखा जा रहा है, मतलब करीब 60-70 साल से। और यही वो दशक थे 1950-60 के जब ये दवाइयां भी ज्यादातर जो आज दी जाती हैं वो देखने में आई। पर दवाइयों के मामले में बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ है,
बहुत नई नई तरीके की दवाइयां आ गई हैं क्योंकि ब्रेन के अलग अलग केमिकल्स की भूमिका देखी गई है मानसिक बीमारियों में। तो पहले जो केमिकल इंपॉर्टेंट समझे जाते थे, अब कुछ दूसरे केमिकल्स इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। बीमारी के कुछ लक्षणों को एक केमिकल दूर करता है तो बीमारी के दूसरे लक्षणों को कोई दूसरा केमिकल प्रभावित करता है। पर जो दवाइयां हैं वो वक्त वक्त पर बदलती गई हैं और आने वाले 20-40 सालों में भी इनमें से बहुत सी दवाइयां बिल्कुल बदल चुकी होंगी। हो सकता है आज जो डिप्रेशन के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो दवाइयां दी जा रही हैं, शायद 20 साल बाद इनमें से एक भी दवा ना दी जाए। चांसेस हैं कि आज जिन लोगों का इलाज किसी सेरोटोनिन की या डोपामिन की दवा से हो रहा है, हो सकता है कि 20-25 साल के बाद 2040 या 50 के दशक में ये सारी दवाइयां पूरी तरह से बेकार साबित हो चुकी हों। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज जो लोग इन दवाओं से इलाज ले रहे हैं, शायद वो इलाज लेना या उन इलाजों पर उतना ज्यादा निर्भर रहना जरूरी ही नहीं है। पर जरा आप मानसिकता देखिए कि एक पेशेंट की क्या होती है जब वो दवा लेने जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो मान कर चलता है कि ये जो दवा है ये उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करेगी। अब ये बात तो ठीक है कि हाँ, वो जो 20-30% लोग हैं जिन पर ये दवाइयां पूरी तरह से असर करेंगी, उनको तो इस फेथ से, इस भरोसे से काफी फायदा होगा और वो जब डॉक्टरों पर और दवाओं पर भरोसा रखेंगे तो उनकी ये बीमारी उस भरोसे की वजह से और उन्होंने जो लगातार दवा ली होगी उसकी वजह से बीमारी दूर हो जाएगी। तो उनका भरोसा भी जायज है और ये दवाइयां उन पर काम भी कर गई, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो दवाइयां हैं ये काम नहीं करती या ये दवाइयां बेकार हैं, ये भी नहीं कह सकते। तो उन लोगों का तर्क, उन लोगों का लॉजिक ये होगा कि हाँ, ये दवाइयां बहुत अच्छी होती हैं और अगर किसी को मानसिक बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और दवा लेनी चाहिए। पर वहीं 70% लोग ऐसे हैं जिन पर ये दवाइयां या तो काम थोड़ा बहुत करती हैं या बिल्कुल नहीं करती। उन लोगों का तर्क, उन लोगों का लॉजिक ये कहेगा कि ये दवाइयां बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं है, एलोपैथी डॉक्टर लूट रहे हैं, मेडिकल साइंस के पास कोई आंसर नहीं है, सब दवाइयां बेकार में बेची जा रही हैं, फार्मा कंपनियां अपना फायदा लेना चाहती हैं। तो वहां पर एक बिल्कुल अलग तरह का तर्क दिया जाता है और इन लोगों का तर्क भी सही है और इस वजह से इन लोगों में भरोसा भी कम हो जाता है क्योंकि जब ये दवा लेते हैं, दवा का असर ना आए तो भरोसा तो टूटेगा ही। पर जैसा मैंने कहा कि दवाइयों में एक एवोल्यूशन हो रहा है और आने वाले समय में बहुत सारे ब्रेन केमिकल्स पता चलेंगे जिनसे कि इन मानसिक बीमारियों का इलाज होगा। कई दूसरे ऐसे तरीके भी खोजे जाएंगे दवाइयों के अलावा, जैसे कि ब्रेन को शॉक दिया जाता है, ब्रेन के ऊपर मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दी जाती है या बॉडी के अंदर कोई डिवाइस फिट की जा सकती है जिससे कि ब्रेन की केमिस्ट्री और ब्रेन की फंक्शनिंग को चेंज किया जाए और एक पर्सन जो है सालों पुराने डिप्रेशन या ओसीडी से मुक्ति पा जाए। तो कई तरह के नए इलाज आने वाले टाइम में आएंगे। तो ये बात तो पक्का है कि हाँ, ये जो इलाज हैं ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव हैं और ज्यादातर मामलों में उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहते। पर दूसरी तरफ अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को देखें, 60-70 साल से एक ही टाइप की थेरेपी जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, वो एक्टिवली लोगों को रिकमेंड की जाती है, उसको कई तरह से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग तरह के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट जो साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर खुद को ट्रेन कर लेते हैं और ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि पिछले 70 साल से हर बीमारी में दी जा रही है। इनफैक्ट शुरू में ये डिप्रेशन, एंजाइटी में दी जाती थी और इस समय ये स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसी सीवियर इलनेसेस में भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम देखें तो एक सीबीटी अकेला ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी डिसऑर्डर में दिया जा सकता है। कुछ डिसऑर्डर्स की कुछ कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम डिसऑर्डर्स में सीबीटी काम करती है। और वैसे तो सीबीटी को देने के तरीके में, उसकी टेक्निक, मेथड में बहुत बदलाव आया है, पर ये जो एक बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसेस और पूरा तरीका होता है, ये पिछले 70 साल से आज भी एक जैसा बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ एडवांसमेंट तो हुई नहीं, ये तो वही घिसा पिटा इलाज जो है 60-70 साल से दिया जा रहा है। ये बात ठीक है कि कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो इतने फंडामेंटल, इतने बेसिक इलाज होते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी है, कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत होती भी नहीं। जैसे अगर किसी बच्चे को भाषा सिखाई जाए, अगर उसको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु या कोई भी भाषा सिखाई जाए तो एक ही तरीके से सिखाई जाएगी। शुरू में वर्णमाला सिखाई जाएगी, फिर कुछ शब्दों का ज्ञान दिया जाएगा, धीरे धीरे आसपास की दुनिया की वोकैबुलरी बढ़ाई जाएगी और फिर ग्रामर सिखा के उस बच्चे को, या जो भी अगर बड़ा व्यक्ति भी है, उसको ग्रामर सिखा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस बनाने सिखाई जाएंगे, बोलना सिखाया जाएगा और एक एक करके उसको एडवांस करा के उसको एक नई भाषा का ज्ञान दे दिया जाएगा और वो व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करेगा तो उस भाषा में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा। ये सदियों से सेम टू सेम रहा है, इसमें कुछ बदला नहीं है। चाहे आज से 2000 साल पहले कोई संस्कृत सीखता रहा होगा, आज कोई व्यक्ति संस्कृत सीखता है, या दुनिया की कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी हो, चाहे वो फ्रेंच, जर्मन हो, वो चाइनीज भाषा हो,
एक ही तरीका है, कुछ बदलाव नहीं आए। हमारे दिमाग का काम करने का तरीका भी सेम है, हमारी भाषा को लर्न करने के तरीके भी सेम है। भले ही हमने बचपन में हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी भाषा सीखी हो अपने माहौल के हिसाब से, पर बड़ी उम्र में या कभी भी अगर हमें कोई भाषा सीखनी हो वो एक ही तरीके से सीखी जाती है। उसी तरह हमारे विचारों का, हमारे बिहेवियर का काम करने का ढंग एक ही है। तो जो थेरेपीज बना दी जाती हैं, जो थेरेपीज बन गई हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा बस एप्लीकेशंस देखी जाती हैं, पर उसके जो फंडामेंटल्स है वो वही रहते हैं। हर बीमारी में वही फंडामेंटल्स काम करते हैं। इस वजह से जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो हर व्यक्ति पर असर ला सकते हैं और हर व्यक्ति उससे कोई ना कोई फायदा ले सकता है। मान लीजिए अगर हम 100 लोगों को जिनको कि डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला है और ये सब मॉडरेट डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इन 100 पेशेंट्स को अगर एक SSRI दवा दी जाएगी, मतलब एक सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करने वाली दवा दी जाएगी, चांसेस हैं कि इनमें से 20-25 लोग तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, करीब करीब 15-20 लोगों पर बिल्कुल असर नहीं आएगा और बाकी के 30-40 लोग जो हैं उन पर या तो असर थोड़ा आएगा या थोड़ा ज्यादा आएगा और हो सकता है कि इनके डिप्रेशन बार बार लौटता रहे। और इन 100 लोगों में से करीब 40-50 लोग ऐसे होंगे जिनकी दवाइयां बार बार बदली जाएंगी और कई सारी दवाइयां बदलने के बाद भी इनमें करीब 20 पेशेंट ऐसे होंगे जिन पर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो इनको या तो हो सकता है कि ECT देना पड़े, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़े, या इनको RTMS का ट्रीटमेंट देना पड़े, या फिर इनको कीटामिन का ट्रीटमेंट देना पड़े। पर इन्हीं 100 लोगों को अगर हम साइकोथेरेपी देते हैं, CBT देते हैं, ये बात तो सही है कि सब लोग बराबर फायदा तो नहीं ले पाएंगे, पर इन सब लोगों पर CBT एप्लीकेबल है। मतलब इन सभी लोगों के कोई ना कोई सिम्टम्स ऐसे जरूर हैं जिनको कि CBT से दूर किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये सभी लोग अगर CBT करना सीख जाएं, इनमें से मैक्सिमम लोग, करीब 70 लोग अपने डिप्रेशन को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, क्योंकि 20-30 पेशेंट ऐसे होंगे जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से सफर कर रहे होंगे। मतलब इनका डिप्रेशन बार बार लौटेगा, दवाइयां भी असर नहीं करेंगी और 20-30 पेशेंट्स के ऊपर साइकोथेरेपी भी बहुत बड़ा असर नहीं ला पाएगी। पर ये सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स साइकोथेरेपी पर जरूर देंगे और इन सभी लोगों पर एक CBT ही है जो कि किसी ना किसी लेवल तक बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो दवाइयां जो हैं वो काफी पार्शियली वर्क करती हैं, कुछ लोगों पर काम करी, कुछ पर नहीं करी। अब ये 100 लोग हैं, इनकी जगह अगर हम 1 लाख 1 करोड़ लोग लें जो कि एक्चुअल में किसी भी देश या किसी भी जगह पर मिलेंगे, हमें दिल्ली हो, मुंबई हो, किसी भी जगह पर हमें लाखों लोग मिल सकते हैं जिनको कि डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला हुआ है। इन लाखों की तादाद में अगर ये 20-30% लोग अगर हम देखेंगे जिन पर बहुत ज्यादा असर नहीं आता दवाओं का, और करीब 40% लोग हैं जिन पर थोड़ा बहुत ही असर आता है, और 20-30% लोग हैं जिन पर पूरा असर आ जाता है दवाओं का, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर ये इलाज काम नहीं करता दवाओं वाला, और इन लोगों को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना ही पड़ता है। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं कि अगले 30 साल बाद आज की दी हुई दवाइयां शायद बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही होंगी अगर, पर जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो तब भी यही दिए जा रहे होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे जैसे रिसर्च एडवांस होती जाएगी, अलग अलग बीमारियों पर जो शोध होते हैं उसकी मदद से वैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग सब टाइप खोजते जाएंगे अलग अलग बीमारियों के। जैसे डिप्रेशन के कई सारे सब टाइप्स पता चलेंगे, OCD के कई सारे सब टाइप्स पता चलेंगे, स्किज़ोफ्रीनिया के और कई बीमारियों के अलग अलग सब टाइप्स खोजे जाएंगे, जिसमें कि उनकी ब्रेन, उनकी बॉडी और उनकी थिंकिंग की, सबकी केमिस्ट्री और सबकी काम करने की जो तरीके हैं, मैकेनिज्म हैं, उनके आधार पर अलग अलग टाइप्स खोजे जाएंगे। तो हो सकता है कि अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाएं। तो कुछ लोगों पर कोई दवा काम करेगी, तो कुछ लोगों पर कोई और, तो कुछ लोगों पर एक तरह की थेरेपी काम करेगी, तो किसी पर कोई दूसरे तरह की थेरेपी। पर मोटे तौर पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या खुद पर किया जाने वाला साइकोलॉजिकल वर्क हमेशा करना पड़ेगा, उस इलाज को हमेशा लेना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि आज की जो दवाएं हैं जिन पर कई लोग बहुत ज्यादा निर्भर करने लगते हैं, जिन पर बहुत सारे लोग इस तरह से डिपेंड कर जाते हैं कि जैसे दवाइयां ही हमें ठीक करेंगी, दवाइयों से ही पूरा इलाज संभव है, इनमें से बहुत से लोग हैं जो कि बहुत बड़े धोखे में हो सकते हैं। क्योंकि अगर उन पर साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी अगर दवाइयां बहुत अच्छा काम नहीं करी हैं, तो चांसेस बहुत हाई है कि उन पर ये दवाइयां शायद कभी काम नहीं करेंगी और उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनको दवाओं के ट्रीटमेंट से या तो पूरी तरह से हट जाना चाहिए या फिर बहुत लो डोज पर थोड़ा बहुत कोई दवा लेनी चाहिए, पर उनको निर्भरता अपनी दवाओं से हटा लेनी चाहिए। क्योंकि जो दवाइयां फेल हो रही हैं, जो दवाइयों के केमिकल उनके ब्रेन पर असर नहीं ला रहे हैं, जिन दवाइयों को शायद आज से 20-30 साल बाद प्रिस्क्राइब ही नहीं किया जाएगा, ऐसे इलाजों पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं बनता।
और क्योंकि सभी बीमारियों के अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपकी जो थिंकिंग, आपके जो बिहेवियर, आपकी इमोशंस के काम करने के ढंग है वो नहीं बदलने वाले। अगले 10-20 हजार साल या शायद 2-3 लाख साल तक कुछ बदलाव नहीं आने वाला हमारे ब्रेन के काम करने के ढंग में। मतलब अगर एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत स्लो होने वाला है, कुछ इसमें बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपने ऊपर साइकोलॉजिकल वर्क करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दवाएं लेना छोड़ दें, दवाइयां बेकार हैं, काम ही नहीं करती, फ्रॉड है पूरी फार्मा इंडस्ट्री, मूर्ख बनाया गया आपको हर तरह से? वैसे दवाएं छोड़ने का जो निर्णय होता है वो थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए। पर अगर कई सालों के बाद भी अगर आप पर ये दवाइयां करीब करीब ना के बराबर आप पर असर लाई हैं, इनका बिल्कुल थोड़ा सा आप पर असर आया है या असर आ तो गया है पर कोई बहुत बड़ा फर्क अब नहीं आ रहा आपकी मेंटल कंडीशन में, आपने शुरू में दवा लेना शुरू किया, 6-8 महीने में जैसे तैसे ठीक हुए, फिर उसके बाद कोई रिलैप्स हुआ, कोई रिकरेंट एपिसोड आया, फिर 1-2 साल तक आपको ये चीज क्लियर हो गई कि दवा तो मुझे लेते रहना चाहिए, चाहे डिप्रेशन था चाहे ओसीडी था, पर अब आपकी निर्भरता बन चुकी है। अब आप सिर्फ खुद को ठीक ठाक रखने के लिए सिर्फ दवाइयां ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत जरूरी होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्विच करें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी अपनी एक लिमिट होती है, पर साइकोलॉजिकली हम अपने को कई तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कई तरह के विचार, कई तरह के बिहेवियर्स को अपना सकते हैं, कई तरह की आदतें अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग माहौल में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध बना सकते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न जाने कितने कितने तरीकों से हम अपने को साइकोलॉजिकली फिट बना सकते हैं। जबकि जो दवाइयां हैं वो एक लिमिट से ज्यादा आप पर असर लाती ही नहीं, आपको बेहतर बना ही नहीं सकती। उनकी दवाओं की जो केमिस्ट्री है उसमें वो दम ही नहीं होता कि वो आप पे बहुत बड़ा असर ले आए। और कैसी भी बीमारी हो, चाहे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी हो, चाहे साइकोटिक डिसऑर्डर हो, बायपोलर हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, किसी भी तरह के डिसऑर्डर में अगर आप लंबे समय से दवा ले रहे हैं और या तो आपकी कंडीशन स्टेबल है या आपके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा या थोड़ी बहुत कंडीशन खराब भी हो जाती है, तो बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल फंक्शनिंग के जो तरीके हैं उन पर असर लाती है, आपके थिंकिंग, बिहेवियर के पूरे तौर तरीके को बदलने का दम रखती है ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। अब चाहे वो आप थेरेपिस्ट से लें, चाहे आप कोई किताब पढ़ें, चाहे वीडियोस देखें, चाहे ऑडियो सुने, या चाहे खुद ही अपनी समझ से अपने आसपास जैसे तैसे करके जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे करते रहें, वो आपके ऊपर है। आपको अलग अलग तरह से ट्रायल लेने हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के भी आपको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। कभी डॉक्टर के ट्रायल लेने पड़ेंगे कि एक थेरेपिस्ट का इतना फायदा हुआ, दूसरे थेरेपिस्ट से इतना फायदा हुआ, कोई थेरेपिस्ट बढ़िया था, कोई नहीं था, तो ट्रायल्स तो आपको वहां भी लेने पड़ेंगे। पर एटलीस्ट वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि जड़ में जाकर आपके डिसऑर्डर को टारगेट करती है। दवाइयों का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होता है। मतलब आपको इस तरह से देखना होता है कि ठीक है, 1 साल तक ज्यादा से ज्यादा दवा लेकर देखेंगे और पता करेंगे कि कितना हम इंप्रूव करते हैं और दवा से हम कितने ठीक रह पाते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर आपकी दवा हटवा देगा, उसके बाद भी अगर आप ठीक ठाक रहते हो तो मतलब दवाइयां आप पर बहुत अच्छा असर कर गई। पर मान लीजिए कि आपने साल, सवा साल का टारगेट रखा, उसके बाद बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया आपकी कंडीशन में, ज्यादा से ज्यादा आपने 1.5 साल का खुद को टाइम दे दिया, तब भी अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो बिल्कुल जरूरी होगा आपके लिए कि आप या तो पूरी तरह से या पार्शली ही सही आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ स्विच कर लें। जरूरी है कि किसी भी एक तरह के ट्रीटमेंट पर आपकी पूरी निर्भरता ना बने। ऐसा नहीं है कि दवाओं पर आप पूरी तरह से निर्भर होएं, और मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो पूरा पॉइंट है वो यही कि दवाओं पर अपनी निर्भरता को जितना कम कर सकते हैं उतना करें। तो इसलिए अगर आपने दवाइयां अभी कुछ समय पहले लेनी शुरू की हैं या आप काफी समय से ले रहे हैं, तो मान के चलें अपने को एक टाइमलाइन आपने देनी है कि हाँ 6 से 8 महीना, 1 साल या 1.5 साल, क्योंकि कुछ कंडीशंस के मामले में तो आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा और कुछ कंडीशंस के मामले में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वैसे ज्यादातर मामलों में दवाइयां बदलती जाती हैं, तो हो सकता है 6 महीना आपने कोई दवा ली हो, उसके बाद आपके ऊपर बहुत अच्छा असर ना आ रहा हो, तो डॉक्टर आपको दवा बदल देगा और हो सकता है दवा बदलने से असर अच्छा आ जाए। तो पूरी तरह से खुद को एजुकेट करके, पूरी सोच समझ के साथ, पूरे विवेक के साथ आपको डिसीजन लेने होंगे, जिसके बाद आप ये डिसाइड करो कि आपको दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय अब आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना है। बहुत से लोग इलाज के शुरुआत में ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही लेना है। कुछ लोगों का बिलीफ होता है, वो कहते हैं हमें दवाइयां नहीं खानी, एलोपैथी दवाइयां साइड इफेक्ट बहुत लाती हैं, इसलिए हमें नहीं लेनी। पर जो लोग दवाइयां ले रहे हैं उनमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दवाइयों से हटने का नहीं सोच पाता, जिन्हें लगता है कि नहीं, दवाइयां लेते रहना पड़ेगा, दवाइयां जरूर लेनी है, दवाइयां नहीं ली तो हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब साफ है कि आपने खुद को कभी साइकोलॉजिकली समझने का बहुत बड़ा प्रयास किया ही नहीं, आपने कभी अपनी बीमारी या प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल एंगल से देखने के ज्यादा प्रयास लिए ही नहीं। इसलिए डॉक्टर्स की सही सलाह से, इंटरनेट पर अगर आपको अच्छी जानकारी मिलती है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट आप पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, उसकी मदद से पहले पूरी जानकारी लें कि आपको कितने टाइम तक दवाओं पर निर्भर रहना होगा। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब वो टाइमलाइन पूरी होती जा रही है, अब दवाओं का बहुत अच्छा असर नहीं आ रहा, लाइफ बहुत बेहतर नहीं हो रही, तो आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि अब मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी और अब मुझे दवाइयों से करीब करीब छुटकारा पाना है। इस तरह की अप्रोच अगर आप रखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से अपने इलाज के लिए डिसीजन ले पाएंगे और जड़ में अपनी बीमारी को टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखें कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जैसे थे वैसे हैं, आगे भी वैसे रहेंगे, मॉडिफिकेशंस आती रहेंगी, पर जो दवाइयां हैं वो उतनी फंडामेंटल लेवल पर आपके ब्रेन को टारगेट नहीं करती जितनी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। दवाइयां आज कुछ दी जा रही हैं, कल को कुछ दी जाएंगी, कल को कुछ दी जाती थी, सब बदलता जा रहा है। डॉक्टर्स अपने लेवल पर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, जितना रिसर्च में बोल दिया डॉक्टर्स ने वो कर दिया। कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में जाओ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, किसी बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाओ या कहीं भी जाओ, गिनती चुनती की वही दवाइयां सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं। इसलिए यहाँ डॉक्टर का बड़ा होना मायने नहीं रखता। जो मेडिकल साइंस में कह दिया, जो जर्नल आर्टिकल्स में लिख दिया, जो कहीं किसी मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस आ गई, बस सारे डॉक्टर वही दवा देंगे। इससे ज्यादा उनके पास और कोई ताकत नहीं है। वो अपना कुछ कर भी नहीं सकते, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते दवाइयों में। इसीलिए एक यूनिवर्सल अप्रोच की तरफ जाएं, एक ऐसी अप्रोच जो कि करीब करीब सब पेशेंट्स को या मैक्सिमम पेशेंट्स को इंप्रूव कर सकती है, उस पर असर ला सकती है। और वो होते हैं या तो हमारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, या फिर इस वीडियो में तो मैंने बात नहीं की, वो होते हैं हमारे डाइट, लाइफस्टाइल और हमारे कुछ दूसरे ओवरऑल होलिस्टिक एस्पेक्ट्स। उस पर कभी आगे बात करेंगे। पर ये जो वीडियो थी इसमें मैंने दवाओं के इलाज को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ विचार दिए, कुछ आइडियाज दिए कि किस तरह से आपको सोचना चाहिए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप।